Hey guys, so in this video we are going to understand the central state legislative relations in India. So Article 245 to 255 in Part 11 of the Constitutions deals with the legislative relations. So why there is a need, क्यों ये पूरा framework हमारे constitution में है? Because harmony and coordinations between them is very much essential for the effective governance in India. So to avoid the conflict, constitution में article 245 to 255 पूरा framework central state legislative relations का दिया गया है. So in this video we will explore the legislative relations between the central and state government. We will also examine how the Constitution regulates these critical aspects of India's federal system. Now, legislative relations जो है वो चार पार्ट में डिवाइड की गई है. So let us understand the first part, that is territorial extent of the central and state legislations. तो पार्लियामेंट की जो jurisdictions है वो कितनी है? तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉस फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. राइट, पार्लियामेंट का लॉ पूरे इंडिया पे और अ पार्ट ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल है. और दूसरी बात, पार्लियामेंट कैन अलोन मेक द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस. नाउ व्हाट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस? तो जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं जो अब्रॉड में रहते हैं उनके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा तो वो डिसाइड कौन करेगा? तो पार्लियामेंट विल डिसाइड एंड पार्लियामेंट विल मेक द लॉस फॉर दैट. Second is state legislatures jurisdictions. Now state legislature can make the laws for the whole or any part of the state. इसका मतलब कि स्टेट की बाउंड्री के बाहर स्टेट का लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये एक एक्सेप्शन है. दूसरा, देयर आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. इसका मतलब कि जो पार्लियामेंट का लॉ है वो शेड्यूल या ट्राइबल एरियाज में डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा और विद सर्टेन एग्जम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस से एप्लीकेबल होगा. That will be decided by the governor or the president, and president can make the rules and regulations for the union territories. तो यूटी शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज में पार्लियामेंट के लॉ exceptions है, they can be applicable directly or with certain exemptions and modifications. Now the second फ्रेमवर्क है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. तो सेवंथ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसमें तीन लिस्ट दी गई है. लाइक वन इज यूनियन लिस्ट, वन इज स्टेट लिस्ट एंड अनदर वन इज द कंकरेंट लिस्ट. तो जो स्टेट यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं. ओरिजिनली देयर वर 97. तो ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके लेजिस्लेशंस में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री. तो यहाँ पे पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स दिया गया है टू फॉर्मुलेट द लॉ. तो जो भी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, देन करेंसी इज देयर, एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, देन कम्युनिकेशन, सेंसस, ऑडिट. सो यहाँ पे पार्लियामेंट कैन अलोन मेक द लॉस. ओके, अभी स्टेट लिस्ट में है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में स्टेट लेजिस्लेचर्स को एक्सक्लूसिव पावर है टू फॉर्मुलेट द लॉस. तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, प्रिजन्स है, लोकल गवर्नमेंट है जैसे पंचायत एंड अर्बन गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ है, फिर एग्रीकल्चर, फिशरीज, वाटर, लैंड राइट्स एंड ऑल सच थिंग्स. नाउ कंकरेंट लिस्ट है. कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 थे, अभी 52 है. कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट. सो यहाँ पे कौन से पावर है? लाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर लॉ आर देयर, देन मैरिज इज देयर, डाइवोर्स इज देयर, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिक प्लानिंग, न्यूज़पेपर, ड्रग्स एंड प्रिंटिंग पेपर्स भी यहीं आते हैं. फिर एजुकेशन है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, population control, social security, legal and medical professions, protection of wildlife, environmental protections. So this all are in the concurrent list. तो क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट यूनियन में है, कौन सा स्टेट में है और कौन सा कंकरेंट में है.
अभी जो रेसिडुअरी पावर्स है, जो यहाँ पे तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, सो वहां पे पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वही लॉ बना सकती है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, नोट इट डाउन। क्वेश्चन कैन आस्क फ्रॉम हियर। रेसिडुअरी पावर्स पे लेजिस्लेशंस का पावर पार्लियामेंट के पास है। नाउ 5 subjects have been transferred from the state to the concurrent list through the 42nd Constitutional Amendment Act। तो ये आपको याद रखने हैं, तो आप जस्ट सिनेरियो याद रखिए कि आप फॉरेस्ट में हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और वहां पे वाइल्ड लाइफ है। ओके, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आपने मारा उनको, तो वहां पे जस्टिस में आपको बुलाया, कोर्ट में आपको बुलाया गया। तो लाइक यू आर इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट, right? So there you are reading, so education, there is a wildlife, so protection of wildlife. Then you have to control their population, so population control and family planning and administration of justice. Now these are the most important points। तो जो हमारी देखी ना हमने तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो ये जो फ्रेमवर्क है ये हमने कहाँ से लाया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। So we have borrowed these provisions from the government of India Act 1935, that is threefold distribution of the power। बट यहाँ पे क्या था, जो रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो थे ना, वो गवर्नर जनरल के हाथ में थे। बट हमारे यहाँ आज की तारीख में रेसिडरी पावर्स इज इन द पार्लियामेंट। तो ये वाला प्रोविजंस कहाँ से लाया है? तो दिस प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम द कनाडा। ओके, सो इन कनाडा आल्सो देयर इज अ रेसिडरी पावर्स जो है वो पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, राइट? नाउ विल सी द प्रीडोमिनेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका है? यूनियन लिस्ट का, राइट? इट्स सुप्रीम ओवर ऑल द लिस्ट। फिर कंकरेंट लिस्ट का, इसका मतलब कि जो भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का सेम सब्जेक्ट पे होगा और उन दो लॉज में झगड़ा होगा, तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ विल बी प्रिवेल ओवर द स्टेट लिस्ट। एंड लास्ट वन इज द स्टेट लिस्ट, राइट? सो Constitution has established the Union list predominance over both state and concurrent list, while when lists overlap, the higher rank list prevails. Okay, in conflict between the central and state law on the concurrent list subjects, central law will take the precedence। But मान लो अगर सेंट्रल लॉ ने पास कर दिया है लॉ, मान लो 2000 ईयर में, राइट? अज्यूम इट पास इन द 2000 ईयर। अभी सेम सब्जेक्ट पे कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास कर रही है 2015 में, और यहाँ पे गवर्नर की जगह वो प्रेसिडेंट की साइन ले रही है, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रेसिडेंस होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से उस सब्जेक्ट पे लॉ बना के प्रेसिडेंट की साइन लेगी, तो फिर यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रेसिडेंस होगा। That means if a state law on a concurrent list subject received the precedent assent after reservation, it prevails in that state. However, Parliament can retain the power to override such law with subsequent legislation on the same matter. So what we have discussed is one and same only। So now third provision is that parliamentary legislation in the state field। तो वन इज उसका जो सब पार्ट है दैट इज राज्यसभा रिजोल्यूशन। तो जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से, राइट? व्हेन राज्यसभा पास द रिजोल्यूशन विथ अ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और किस इंटरेस्ट में? तो नेशनल इंटरेस्ट में, देन इट विल एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। अभी ये जो रिजोल्यूशन होगी ना, जो पास करेगी राज्यसभा, सो उसकी टाइम लिमिटेशन होती है, राइट? सो रिजोल्यूशन रिमेन इन द फोर्स फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। ये अनलिमिटेड टाइम्स वो पास कर सकती है, बट 1 ईयर एट अ टाइम। ओके, इट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। और जो इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे उसकी वैलिडिटी होगी 6 महीने आफ्टर द रिजोल्यूशन एक्सपायर। तो यू कैन से 1 ईयर प्लस 6 मंथ जो इसका टाइम लिमिट लॉ का होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर अगर उस 6 मंथ में अगेन वो पास कर देगी अगर रिजोल्यूशन, तो फिर वो 1 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगा, राइट? बट ये जो रिजोल्यूशन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पास होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स टू मेक द लॉ ऑन द सेम मैटर। हाँ, बट इफ इन केस ऑफ inconsistency is there between the state and the parliamentary law,
तो उस टाइम पे पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल होगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रेसिडेंट की साइन ली हुई है, राइट। अदर सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? तो लाइक ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंटेड होती है, एट दैट टाइम पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट व्हाइल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशंस। तो जो लॉ बनाए गए होते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम, वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं 6 मंथ्स के टाइम लिमिट के बाद, आफ्टर इमरजेंसी एंड। दूसरा होता है स्टेट सब्जेक्ट्स, व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट। ओके, जब स्टेट, टू और मोर स्टेट्स, व्हेन टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट कि आप लॉ बनाइए, एट दैट टाइम पार्लियामेंट कैन इनेक्ट द लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी लॉ नहीं बना पाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुजरात एंड महाराष्ट्र ने बोल दिया कि प्रिजन्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो प्रिजन्स पे सब्जेक्ट पे वो गुजरात और महाराष्ट्र में एप्लीकेबल हो गए, दूसरे स्टेट्स में नहीं एप्लीकेबल हो गए। अगर मान लो केरला को वो लॉ एप्लीकेबल करवाना है, तो उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से वो रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। फिर फ्यूचर में कभी भी महाराष्ट्र, गुजरात और केरला की गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना पाएंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि अगर वो रिजोल्यूशन पास होगा स्टेट के द्वारा, जो रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए, तो इसका मतलब कि वो पावर ही दे दे रहे हैं फ्यूचर के लिए, right? Third is international agreements. Now, Parliament can legislate on the state list matter to implement the international treaties, agreements or convention. इसमें स्टेट की रिक्वेस्ट नहीं चाहिए होती है। एंड लास्ट वन इज दैट द प्रेसिडेंट रूल। सो जब प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड होता है, एट दैट टाइम पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन एनी स्टेट लिस्ट मैटर इन दैट स्टेट। और ये जो लॉ है वो कंटिन्यू होते हैं इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल एंड्स। So this is very important, right? सो यहाँ से क्वेश्चंस कैन आस्क, राइट, कि लॉ की वैलिडिटी कितनी होती है और कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, एंड ऑल सच थिंग्स। एंड लास्ट वन इज दैट इज सेंट्रल कंट्रोल्स ओवर द स्टेट लेजिस्लेशंस, राइट। सो देर आर थ्री प्रोविजंस, दैट इज वन इज गवर्नर्स रिजर्वेशन पावर। जब गवर्नर रिजर्व करता है कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है स्टेट के लेजिस्लेशन पे। The president enjoys absolute veto over these bills, giving the center significant control over the potential controversial state legislations. सेकंड इज प्रायर प्रेसिडेंशियल सेक्शंस। तो कुछ कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस्ड होने से पहले ही स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल, द बिल्स imposing the restrictions on the freedom of trade and commerce. And last one is that financial emergency power. So जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तब प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व द सर्टन मनी बिल्स or other financial bills which are passed by the legislature of the state for his considerations. तो तब सेंट्रल को कंट्रोल मिल जाता है स्टेट फाइनेंसिस पे। Okay, so the questions can be asked from it. So if you like the video, please subscribe it